हेलो साथियों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों सेकंड वीडियो होने वाली है हमारी इस सीरीज़ की, जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। एंड जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया ही था, ये एसएससी, यूपीपी जैसे सभी और सेंट्रल जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। एंड इसमें ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ही होने वाले हैं, जो कि आप देखेंगे भी ईयर वाइज में नोटिस करके भी लाए हैं। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आए हैं हम, जो कि 4 टॉपिक से रिलेटेड हैं। एक दोस्तों राज्य व्यवस्था है, इतिहास है एंड भूगोल है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि अर्थव्यवस्था होता है, इकोनॉमिक्स। चलिए, बेसिकली जो राज्य व्यवस्था है वो कांग्रेस का काल होने वाला है, जो आज़ादी के बाद का जो काल है उसमें बात करेंगे हम पूरा। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आप सभी अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, धन्यवाद। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो का पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो है, निम्नलिखित यह शख्सियतों में से संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा की कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। जो कानूनी सलाहकार को एक्चुअल में पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, देखते हैं कौन होने वाला है। एस.एन. मुखर्जी, H.V.R. अयंगर, B.R. अम्बेडकर, B.N. राव। 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, आप सभी इनको एक बार पढ़िए, फिर देखते हैं कौन है इसका सही आंसर। क्वेश्चन के सही अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, B.N. राव, जो कि इन्हें कानूनी सलाहकार के रूप में, इसका कानूनी मतलब एक्चुअल में संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल्स में बात करें तो संविधान की निर्माण प्रक्रिया को संविधान सभा की कानूनी और संवैधानिक सलाहकार के रूप में B.N. राव को हमने संविधान सभा में नियुक्त किया गया था। एंड संविधान सभा द्वारा विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण संविधानों का अध्ययन किया गया था। जो संविधान सभा बनाई गई थी दोस्तों, उसने जो विश्व में लगभग 60 देशों के जो संविधान है उनका अध्ययन किया था। उसके बाद में थोड़े से चेंजेस के साथ में सभी को ऐड किया गया था भारतीय संविधान में। तो आप समझ सकते हैं कितनी रिसर्च की गई होगी उस समय। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर, तो निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। जो हमने पहले पढ़ा था दोस्तों क्वेश्चन, उसमें तो मुख्य सलाहकार पूछा था, एंड इसमें मुख्य प्रारूपकार है। देखते हैं कौन है। के एम मुंशी है, एंड H.V.R. अयंगर, बसंत कृष्ण वैद, एस.एन. मुखर्जी सॉरी। देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसके अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, एस.एन. मुखर्जी, जिन्हें मुख्य प्रारूपकार के रूप में संविधान का जो मसौदा तैयार हुआ था एक्चुअल में उसमें इन्हें नियुक्त किया गया था। जैसा कि मैंने बताया, ये 7 अगस्त 2023 एसएससी CHSL के एग्जाम में आ चुका है। इसकी थोड़ी सी डिटेल में अगर बात करें तो संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली सभा, क्योंकि संविधान सभा थी, मुख्य प्रारूपकार S.N. मुखर्जी थे, एंड संविधान सभा के कानूनी या संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे, जैसा कि हमने पहले लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। ये थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचन संविधान सभा, जो संविधान सभा के लिए लोगों का निर्वाचन हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। उसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, प्रथम बैठक की जो तारीख थी वो कब हुआ था, उसके बारे में इसमें डिटेल में बात कर रहे हूँ। 15 दिसंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1947। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें अगर तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 9 दिसंबर 1946। ये भी दोस्तों 2020 में आ चुका है, क्योंकि दिल्ली कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आ चुका है। आप चाहें तो इस डेट के अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हैं किस एग्ज़ाम में ये आया है। इसमें बात करें अगर तो जो भारतीय संविधान के निर्माण है तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो कि नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में जो ये है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है ये, उसमें हुआ था इसको, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और
को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था इसमें, एंड H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर बात करें, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें महिला प्रतिनिधि कितने थे दोस्तों? 13 थे, 12 थे, 15 थे या 18 थे? ये भी दोस्तों 2020 में आ चुका है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। इसमें दोस्तों 15 थी संख्या। संविधान सभा के जो महिला प्रतिनिधि थे इस संविधान सभा में, उनकी संख्या थी 15। इसकी डिटेल में बात करें अगर तो 1946 जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। आप देख पा रहे होंगे, प्रांतीय जो विधानसभा थे उनके सदस्यों द्वारा ये अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, 389 थे। निर्धारित की गई थी ये। इसमें महिला सदस्यों की संख्या थी 15। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसमें दोस्तों नहीं था पूछा है। इसको ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, लोग जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं और गलत मिस्टेक कर देते हैं। ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से पढ़े जाते हैं पेपर के टाइम पे। इसमें नई शब्द जोड़ा गया है। टी कृष्णामाचारी, BN राव, AM मुंशी, डॉक्टर AM मुंशी, N माधव राव। इन सभी में से जो ऑप्शन इसमें बताना है जो इनके सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है BN राव। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, देखते हैं। BN राव है इस क्वेश्चन का आंसर सही। जो भी प्रारूप जो संविधान सभा थी उसके सदस्य नहीं थे। संविधान के प्रारूप निर्धारण हेतु BR राव यानी BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। एंड इस समिति में भीमराव अम्बेडकर के साथ कुल 7 सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर सहित 7 सदस्यों की समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसमें सदस्य थे। एंड N गोपाल स्वामी अयंगर भी इसमें थे। डॉक्टर M मुंशी ये भी सदस्य थे। ये सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी इस सदस्य थे। N माधव राव BL जो थे इनके स्थान पर आए थे। BL के स्थान पर आए थे। BL मित्र जो थे उनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया था। तो ज़्यादा ही बसड़ हो गया। BL राव के स्थान पर N माधव राव को इसमें स्थान दिया गया था। NTT कृष्णामाचारी जो कि DP खेतान के स्थान पर आए थे। कुल मिलाकर 7 सदस्य थे इस प्रारूप समिति में, जिनके नाम ये कुछ इस प्रकार हैं। आप वीडियो को पोस्ट करके बाद में पढ़ लीजिएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया है। अब हम हिस्ट्री की तरफ देख रहे हैं। अभी तक हमने जो आज़ादी के बाद का जो समय था उसमें क्वेश्चंस किए थे। देखते हैं किस काल या युद्ध में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लघुपाषाण काल या फिर मध्यपाषाण काल? देखते हैं इसका क्या आंसर होने वाला है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर B। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप सभी को देख पा रहा होगा। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है पुरापाषाण काल। ये कुछ की पॉइंट्स हैं। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा। पुरापाषाण काल में मानव गुफाओं में रहते थे। ये पुरापाषाण काल में लोग जो थे मानव, वो गुफाओं में रहा करते थे। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार हुआ करता था। जो मानव की मुख्य जीविका थी वो शिकार पर आधारित थी। तो फिर आप समझ सकते हैं कि रूरल एरियाज में रहते होंगे। रॉबर्ट ब्रूस पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा भारत में
1863 ईस्वी में पाषाण काल के औजारों की खोज की गई थी। कहने का मतलब है रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा इनकी खोज की गई थी 1863 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इतिहास के आरंभिक काल में निम्नलिखित में से क्या हुआ था, क्या कहा जाता था। इतिहास को कुछ स्प्रिंट है कि आरंभिक काल में निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल या नव पाषाण काल। इतिहास, ये कुछ क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है दोस्तों, मैं जरा चेक करता हूँ। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, पुरा पाषाण काल। कहने का मतलब है कि आरंभ में जो आरंभिक काल था उसे इतिहास में क्या कहा जाता है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। जो आरंभिक काल को इतिहास के अनुसार क्या कहा जाता है, पुरा पाषाण काल कहा जाता है, इससे आरंभ हुआ था। 2019 में आ चुका है दोस्तों, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसकी बात करेगा तो भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को विद्वानों ने 3 कालों में विभाजित किया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। आप सभी ने पढ़ाई होगा, लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था ये। इतिहास में सबसे पहले युग को पुरा पाषाण काल कहा जाता है। सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से। पुरा पाषाण काल में औजारों एवं हथियारों, कुल्हाड़ी, बेलनों, छेनी, ये खुरचनी आदि का अवशेष पाए गए हैं। इस तरह के हथियार पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से आयु निर्धारित प्रयुक्त होती है। किसकी आयु के निर्धारण के लिए प्रयुक्त की जाती है कार्बन डेटिंग? जीवाश्म, पौधे, चट्टानें या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, आप सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। कार्बन डेटिंग की जो विधि है वो आयु का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाती है, वो जीवाश्मों के आयु के निर्धारण के लिए उपयोग की जाती है। बात करें इस कार्बन डेटिंग के बारे में तो कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम कार्बन 14 डेटिंग भी है। जीवाश्मों और पुरातात्विक नमूनों की आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, जैसा कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। कार्बन डेटिंग की खोज विलियर्ड लिबी ने की थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। ये है विलियर्ड लिबी, इन्होंने कार्बन डेटिंग की खोज की थी। आप इसे नोट कर लीजिएगा अलग एक जगह, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो बुर्ज होम नवपाषाण स्थल है। बुर्ज होम एक नवपाषाण कालीन स्थल है एंड डैश में स्थित है। इसकी जो स्थिति है वो बतानी है, किस जगह पर स्थित है ये। कर्नाटक में, गोवा में, मिजोरम में या जम्मू एंड कश्मीर में? बुर्ज होम दोस्तों एक नवपाषाण कालीन स्थल है जो कि हमारे जम्मू और कश्मीर में स्थित है, फिलहाल जो वर्तमान में स्थित है। एंड ये दोस्तों 2019 में आ चुका है पेपर में, आप देख सकते हैं। नवपाषाणकालीन स्थल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम में अनेक गर्तावास या मर्दभांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। मानव कंकालों के साथ कुत्ते का कंकाल भी बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। तो इसका अर्थ है कि बुर्ज होम से ही एक्चुअल में कुत्ते को भी पालने की व्यवस्था यहाँ पर की गई होगी पक्का, क्योंकि यहाँ से कुत्ते के अवशेष भी पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल में गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़, बुर्ज होम, राड़ागुंडई एंड पालाबोई। तो अभी अभी हमने जस्ट पढ़ के आए हैं लास्ट क्वेश्चन में, ने एनएल जो उसके की पॉइंट्स से उन्होंने बताया था गर्तावास के बारे में, आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है बुर्ज होम। एंड देख सकते हैं ये भी 2019 में आ चुका है, एसएससी सीपीओ के पेपर में आ चुका है दोस्तों। छोटा मोटा पेपर नहीं है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। एंड अगर आपको अभी तक वीडियो में आप बने हुए, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये क्वेश्चन सही लग रहे हो तो, नहीं तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे रहा करते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाया करते थे अर्थात जमीन में घर बनाया करते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था।
गर्त का मतलब मेरे हिसाब से सभी जानते हैं, गर्त का मतलब गड्ढा होता है, तो गड्ढे में जो घर बनते हैं उन्हें गर्तावास कहा जाएगा, सीधी सी बात है। एंड आप अब आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे 11 नंबर क्वेश्चन से, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ मूव हो गए हैं क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों यानी 50 डिग्री से 70 डिग्री के जो शानदार ये है शंकुधारी वन, ये शंकुधारी वनों से संबंध रखते हैं, जो कि 50 से 60 डिग्री में पाए जाते हैं। इन्हें और क्या कहा जा सकता है, इन्हें डैश भी कहा जा सकता है, कहने का अर्थ है लानोज, वेल्ड, टुंड्रा या टेंगा। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, टेंगा के नाम से भी जाने जाते हैं ये शानदार शंकुधारी वन जो हैं। इनकी डिटेल की अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों 50 से 60 डिग्री में शानदार शंकुधारी वनों को टेंगा के नाम से भी जाना जाता है। टेंगा वनों में पाए जाने वाले वृक्ष लंबे, नरम व मुलायम होते हैं, जैसे चीड़ व देवदार आदि के वृक्ष जो हैं वो इन्हीं वनों में पाए जाते हैं, टेंगा वनों में। इन्हें शंकुधारी भी वन कहा जाता है। लानोज वनों की बात करें अगर, तो वेनेजुएला, कोलंबिया के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को लानोज कहा जाता है। वेल्ड जो वन है उनके बारे में अगर बात करें, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल को वेल्ड कहा जाता है। एंड आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वन होते हैं उन्हें टुंड्रा वन कहा जाता है। आर्कटिक से आप समझ गए होंगे किस तरह के वन होंगे ये। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? मुझे नहीं लगता कि साथियों इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी ऐसा होगा जिसे नहीं पता होगा। ये आपसे देख सकते हैं एसएससी CHSL में ये आ चुका है। 9 मार्च 2023 को ये प्रश्न आ चुका है एसएससी CHSL में। जो लोग ये कह रहे होंगे कि ये पेपर में नहीं आते हैं या कुछ भी, उनको बता दें कि ये आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 6371 किलोमीटर या 4728 किलोमीटर या फिर 5619 किलोमीटर या 456 किलोमीटर। अंदाज़ा लगाइए दोस्तों, मेरे हिसाब से तो सभी को पता ही होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6300 ये है 71 किलोमीटर। अप्रॉक्स 6300 किलोमीटर के आसपास है, ये 71 ही है दोस्तों। अप्रॉक्स है, कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन अप्रॉक्स क्वेश्चन ज़्यादातर यही 6300 किलोमीटर के आसपास ही आता है आंसर। देखते हैं, पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम का तीसरा ग्रह है। जैसे कि आप सभी ने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाई होगा कि तीसरे स्थान का ग्रह है ये। सभी ग्रहों के आकार की दृष्टि में पृथ्वी का स्थान 5वां है। एंड आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 5वें स्थान पर आती है पृथ्वी। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी की आकृति ज्योइड यानी ये ज्योइड प्रकार की है, जो कि इसकी आकृति लगभग 6361 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी रेडियस जो है यानी जो त्रिज्या है वो 6300 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 13 की बात करें तो जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, गंगा, चंबल या नर्मदा? कोशिश कीजिए, सभी को इसका आंसर पता ही होगा मेरे हिसाब से। तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात कर ली जाए, क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों जबलपुर जो शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे है, गंगा नदी के, चंबल के या फिर नर्मदा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी के किनारे ये जबलपुर स्थित है। ये भी दोस्तों 2023 में CHSL में आ चुका है। ये इसके थोड़ी सी डिटेल्स की बात करें तो जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर की बात कर लें तो जबलपुर MP में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी की अगर बात की जाए तो नर्मदापुरम अवस्थित शहर जो है इसके किनारे और भी है, जो होशंगाबाद के नाम से जाना जाता है। नर्मदापुरम, जबलपुर, महेश्वर या फिर ओंकारेश्वर, ये सभी स्थल जो है नर्मदा नदी के किनारे पाए जाते हैं। गोदावरी नदी की बात करें तो निजामाबाद, औरंगाबाद, नासिक या नांदेड़, ये सभी शहर गोदावरी नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे की अगर बात की जाए, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, पटना, वाराणसी, प्रयागराज, ऋषिकेश, ये सभी गंगा नदी के किनारे पाए जाते हैं। एंड चंबल की बात करें अगर तो कोटा, धौलपुर, रतलाम,
ये है रावत भाटा एंड मुरैना। ये सभी स्थल चंबल नदी के किनारे पाए जाते हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे कि सभी में टैग लिखा है डेट का 2023 में ये आ चुका है CHSL में। प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या कथन सही नहीं है? सही नहीं दोस्तों, क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ते हैं तभी ये चीज़ें दिखाई देती हैं। सही नहीं है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं। कुछ थोड़ा सा विचार कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अगर आंसर की बात की जाए तो ये सी जो ऑप्शन है ये गलत है, जो कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है, जो कि गलत है। प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। ये गलत ऑप्शन है। ये मतलब एक्चुअल में इसमें नहीं पूछा गया है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन वैसे ये गलत है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये बात सत्य है। पृथ्वी का सबसे गहरा मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है, ये भी सही है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर जो दक्षिण को अमेरिका है, इससे ये घिरा हुआ है, ये भी बात सही है। इसकी डिटेल्स में बात करें अगर, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है, क्योंकि इसमें मैरियाना गर्त पाया जाता है। मैरियाना गर्त, जैसा कि हमने पढ़ा, मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित विश्व का सबसे गहरा गर्त है, यानी गड्ढा है। प्रशांत महासागर एशिया महाद्वीप का व अमेरिका महाद्वीप का पृथक करता है। कहने का अर्थ है ये इन सभी से घिरा हुआ, इनके बीच में इन्हें पृथक करता है। और क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात की जाए तो भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव या ये पर्वतीय वन। क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा विचार कीजिए। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है मैंग्रोव वन। ताड़ के पेड़, नारियल के पेड़, केवड़ा के पेड़, एंगार के पेड़, ये सभी मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। यानी आगे बढ़ते हैं। इस ऑप्शन की बात करें अगर, देखें तो इस ऑप्शन में देखें अगर, तो भारत में मैंग्रोव वन गंगा, गोदावरी, कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनों का क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। मैंग्रोव वनों में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार, जो कैजुरीना तथा बेंदी जैसे सामान्यतः वन पेड़ पाए जाते हैं। दोस्तों, हम जो ये ऑप्शन से रिलेटेड जो ये कुछ की पॉइंट्स लेकर आते हैं, ये बहुत सोच समझकर और छांट कर लाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें भी क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा बैंक खोला गया था? अब आप देख पा रहे होंगे कि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है, ये यहाँ पर टॉपिक चेंज हो चुका है। पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब जरा मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग में ही सबको पढ़ाया जाता है। बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। थोड़ा सा ऑप्शन की अगर बात कर लें, भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान को 1970 के दशक में कलकत्ता में खोला गया था। उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता ही थी, इसलिए कलकत्ता में खोला गया था। 1832 में भारत बैंक ऑफ हिंदुस्तान को बंद कर दिया गया था। देख सकते हैं आप, ये 1970 में खोला गया था और 1832 में से बंद कर दिया गया था। पंजाब नेशनल बैंक को पूरी तरह से भारतीय पूंजी के साथ 1894 में शुरू किया गया था। भारतीयों द्वारा जो प्रबंधित पहला बैंक है अवध बैंक था, जो कि 1881 ईस्वी में चलाया गया था, जो भारतीय पूंजी के द्वारा चलाया गया था सबसे, अर्थात इसमें कोई बाहर की पूंजी नहीं लगाई गई थी,
जो था भारत के लोगों का ही था इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए तो 2022 में स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि नाम मात्र जीडीपी के द्वारा मापा जाता है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पूछा है कि जीडीपी के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है विश्व में। आप देख पा रहे होंगे एसएससी सीएचएसएल 10 मार्च 2023 को ये आ चुका है, चौथी, पांचवी, तीसरी, दूसरी। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से बच्चे बच्चे को पता होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी मीडिया में ज़्यादा उछला हुआ टॉपिक है। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करने लगा तो ऑप्शन नंबर बी, पांचवी अर्थव्यवस्था है, पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था है जीडीपी के अनुसार। आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक भी इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड आप सभी प्लीज़ कमेंट करके ऑप्शन भी आंसर भी बताइएगा, आपको क्या लगता है, कुछ सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा। जैसा कि हमने बताया, पांचवी अर्थव्यवस्था है भारत विश्व में। भारत वर्तमान में संसार की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी अर्थव्यवस्थाएं भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी हैं। हम देख पा रहे होंगे अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद अर्थव्यवस्था में भारत का नंबर आता है, कहने का अर्थ है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएमजे के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा 2018 में सबसे कमजोर वर्गों को डैश सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। पीएमजे के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि कमजोर वर्गों को क्या सुविधा प्रदान करता था? सेवा, औद्योगिक, कृषि या स्वास्थ्य? इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात कर लें तो थोड़ा सा आप भी विचार कीजिए। पीएमजे जो कि सबसे कमजोर वर्गों के लोगों को प्रदान की जाने वाली सुविधा थी, वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, स्वास्थ्य से संबंधित थी। डिटेल की बात करें अगर तो आयुष्मान भारत पीएमजे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक सेवा अस्पताल की भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाता है। अर्थात अगर सीधी सीधी बात करें तो 5 लाख तक का जो खर्च होता है बीमारियों में, इलाज में, वो पीएमजे योजना के तहत हमें मिलता है, जो कमजोर वर्गों को मिलता है। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी, क्योंकि पीएमजे है यानी प्रधानमंत्री जो योजना है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है, डैश कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन है वह वस्तु की जो कि अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। आपको बताना है क्या होता है। राजस्व उपयोगिता, उत्पाद उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता या फिर मांग उपयोगिता? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और एक बार बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सीमांत उपयोगिता, इसे एमयू भी कहते हैं। डिटेल्स की अगर बात करें तो सीमांत उपयोगिता एक माप है जो उपभोक्ता को किसी उत्पाद या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतुष्टि को परिभाषित करता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो डैश की गणना किसी दिए गए वर्ष में नाममात्र जीडीपी को उसी वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी से विभाजित करने के लिए 100 गुणा की जाती है। इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात की जाए तो पहले थोड़ा ऑप्शंस की बात कर लेगा। जीडीपी अपस्फीति कारक जो भी है वो है क्या, या प्रयोज्य आय, या वास्तविक आय, प्रति व्यक्ति आय? इसे जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं ऑप्शन ए को, डिस्पोजेबल इनकम या रियल इनकम या पर कैपिटा इनकम। जो ये क्वेश्चन में एक्चुअली एक फॉर्मूले की बात की गई है, जो कि जीडीपी अपॉन जो नाममात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अंतर और उसमें गुणा करते हैं, जो कि उसके बारे में बात की गई, तो उससे क्या निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
मुझे लगता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे इस क्वेश्चन में। जीडीपी अपस्फीति कारक जो निकाला जाता है, उसको जो नाममात्र जीडीपी होती है, उसमें भाग दिया जाता है वास्तविक जीडीपी का, और उसमें 100 का गुणा कर दिया जाता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये फॉर्मूला इस तरह से है, जैसा कि मैंने बताया था। जीडीपी अपस्फीति कारक जो है उसको नाममात्र जीडीपी से वास्तविक जीडीपी में भाग दिया जाता है। वास्तविक जीडीपी का नाममात्र जीडीपी में भाग देने पर गुणा 100 कर देते हैं, तो जीडीपी अपस्फीति कारक निकल आता है। जीडीपी अपस्फीति कारक एक सूचकांक संख्या है जो मुद्रास्फीति को मापती है। उम्मीद करता हूँ साथियों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है, हम पर डे इसी तरह से 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, जो कि एक्चुअल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ये हमारा वादा है आप सभी से। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।